मेरा नाम तृप्ति कलहंस है और मैंने इस साल यूपीएससी 2023 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 199 रैंक हासिल किया है। और अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में और बाकी चीज़ें बताऊंगी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था यूपीएससी में और इससे पहले 4 अटेम्प्ट्स दिए थे। 3 में मेरा प्री नहीं हुआ था, चौथे में मेरा प्री हुआ था और 5वें में मेरी रैंक 199 आई है। और मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग 2017 से की थी, यूपीएससी जर्नी की, जहाँ पे मैंने इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी। और इसका सक्सेस का मेरा क्रेडिट जाएगा मेरे मम्मी पापा को और मेरे दोस्तों को। मैंने स्कूलिंग फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा से की है, क्लास 12 तक, कॉमर्स और विद मैथमेटिक्स लेके। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम ऑनर्स में कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने यूपीएससी की जर्नी में पहले के 4 अटेम्प्ट्स में अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ था और चौथे अटेम्प्ट के बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था और फिर मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके एंथ्रोपोलॉजी कर लिया था। स्टार्ट करते हैं अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा सोर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहते थे जिनको मैं सबसे ज़्यादा देखती थी, उनको एनालाइज़ किया था। उसके बाद प्रीलिम्स को प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करते हुए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, देख के कि कितने क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। आपका लिमिट क्या होगा। मेरा अराउंड 80-85 क्वेश्चंस बनते थे तो मुझे लगता था कि मैं कट ऑफ को क्लियर कर जाऊंगी। और सी सैट के लिए क्योंकि मैंने 12th तक मैथ्स किया हुआ था और टचवुड मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स किए थे। उसके बाद मैंने इस बार थोड़े प्रीवियस ईयर्स के साथ मतलब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली थी जो सॉल्व वीडियोस होती हैं सी सैट के लिए। बट क्योंकि सी सैट अब बहुत टफ आने लगा है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ मिनिमम 1 से 2 घंटे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप सी सैट को दीजिए और फिर आगे देखिए कि आपका कितना मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से अगर मार्केट में कोई बुक आ गई है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और मैंने मेंस की तैयारी की थी। मैंने 1 साल का जब बीच में ब्रेक लिया था तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चेंज किया। तो मैंने मेंस की तैयारी की थी, उसमें जीएस 1, 2, 3, 4 के 4 सेक्शंस बना के हर दिन मैं आंसर राइटिंग करती थी 5-5 क्वेश्चंस की। और मार्केट में जो भी एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए किसी भी उसकी, और उनसे अपने आंसर्स को मिला के देखिए। जब आप आंसर्स लिखेंगे कि आपके आंसर्स कितने सही जा रहे हैं, आप क्या कंटेंट वहाँ से ले सकते हैं और क्या वहाँ से नहीं ले सकते हैं। और एक टाइमर लगा के कि 7 मिनट में 10 मार्कर और 12 मिनट 10 मिनट में 15 मार्कर के क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। इस तरीके से मैंने मेंस की आंसर राइटिंग की थी। एसए के लिए मैं क्या करती थी, मैंने ये एसए तो मेंस के टाइम पे ही प्रिपेयर किया है। तो एसए का एक टॉपिक प्रीवियस ईयर से लेके खुद लिखती थी मैं। पूरा एसए 1 ही 2 लिखे होंगे, 3-4 मैक्सिमम। फिर मैं की पॉइंट्स लिखती थी सारी लाइंस की क्या क्या मैं इस एसए में और ऐड कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे सेम एसए के टॉपिक को लिख देती थी। तो जो वीडियोस मुझे स्टार्टिंग में दिखती थी फिर मैं उनको देखती थी और फिर एसए को फिर एनालाइज करती थी कि उन्होंने उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उन्होंने किस तरीके से उस टॉपिक को एनालाइज किया है। आंसर राइटिंग में मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लिखिए आंसर्स को। स्टार्टिंग में कोई अच्छा सा ऐसा कंटेंट डाल दीजिए कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे वो आंसर। फिर की पॉइंट्स वगैरह, मैप्स हो गए, डायग्राम्स बनाइए और एंड में आंसर को हमेशा एक पॉजिटिव नोट में एक लाइन में ही एंड कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है आंसर्स के लिए। और मेरे हिसाब से यूट्यूब इसमें यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वहीं से हमको ट्रेंड समझ में आता है कि यूपीएससी हमें क्या दिखा रहा है कि आगे की जर्नी में, मतलब आपके के अटेम्प्ट्स में आपके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। जैसे कि 2022 में ओनली 1, ओनली 2 वाले ऑप्शंस सिर्फ मैक्सिमम आई थिंक 3-4 थे, और जो कि 2023 में बहुत ज़्यादा आए। जैसे एलिमिनेशन मेथड जो कि आ रहा था यूपीएससी का ट्रेंड में, वो हट गया बिल्कुल ही। और आपको जब तक शॉर्ट नॉलेज ना हो तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो फिर ये चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा। और फिर उसके बाद मतलब आप तैयारी कर रहे हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो, एक बार प्रीवियस ईयर्स को पढ़िए। 3-4-5 साल तो मिनिमम लेके चलिए। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपको पढ़ने के टाइम समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। स्टार्टिंग के लिए बेस बनाने के लिए प्लीज़ एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए 6 to 12। फिर उसके बाद में आप थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो सिलेबस के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे जब आप न्यूज़पेपर वगैरह, तो और इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। और मैं ये कहूँगी कि यूपीएससी की जर्नी में मैंने क्या गलतियाँ की थी
तो वो ये है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिना तैयारी, मतलब कि आधी तैयारी थी उसमें ही दे दिया। तो मैंने रियलाइज़ किया जब तक आप 1-2 साल इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे, आप मत आइए। आपको जब लग रहा है आप मेंटली सैटिस्फाइड हैं कि हाँ, आप रेडी हो एग्ज़ाम के लिए, फिर इस एग्ज़ाम के लिए आइए। फिर उसके बाद में दूसरा है कि मैंने प्रीवियस ईयर्स बहुत 1-2 साल के ही शायद देखे होंगे, वो भी बहुत लाइटली देखे थे। तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि आपको प्रीवियस ईयर्स जब तक आप समझ नहीं पाएँगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। फिर आप आगे की अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोटिवेशन कहाँ से मिला था का आंसर होगा कि मुझे मोटिवेशन थोड़ा-सा तो खुद का था, बट 1-2 अटेम्प्ट्स में जब फेलियर आ जाता है तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो। तो मेरा मोटिवेशन का सोर्स मेरे फ्रेंड्स होते थे, स्पेशली मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की है इस पूरी जर्नी में। तो वहाँ से मुझे इस जर्नी में मोटिवेशन मिला और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा है पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान। तो वो मेरा मोटिवेशन का सोर्स होता था। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम से ही मैंने क्वेश्चंस किए हैं प्री मेंस में, और उसके अलावा मैंने इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम से ही दिया था। आपको इंटरव्यू के दौरान में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हो वहाँ पे। मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स थी कमला नैन कॉलेज से। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप जा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसके टाइम पे मेरे रिसोर्सेज होते थे, मैंने एनसीईआरटी 6 से पहली बार पढ़ी थी सारी की, ताकि मेरा बेस एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी जो कि पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसको मल्टीपल रिविजन्स दिए थे। मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ की थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और मैंने 6 to 8 की ओल्ड एनसीईआरटीज़ यूज़ की थी फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। इसके अलावा मैंने लक्ष्मीकांत की थी पॉलिटी के लिए। मैंने बाकी करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर, मैं तो था हिंदू करती थी, फिर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इंडियन एक्सप्रेस भी किया है। आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जो आपको सही लग रहा है, जिसकी कंटेंट। और फिर पॉलिटिकल न्यूज़ को बस बेसिकली आपको न्यूज़पेपर में स्किप करना चाहिए। और बाकी आप जब न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम में आ रहे हो अटेम्प्ट देने, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। बट धीरे धीरे क्या होगा कि आप जब एक वो बना लोगे तो आपका न्यूज़पेपर में टाइम कम लगने लगेगा। और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स को स्किप नहीं करना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। प्लस एस्से लिखोगे उस टाइम पे भी आपका माइंड और अच्छे से रन करेगा कि आपको एस्से किस तरीके से लिखने हैं। और मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे एडिटोरियल्स में पॉइंट्स लगते थे, जो मैं एस्से में यूज़ कर सकती हूँ या मेंस के आंसर में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने जीएस 1, 2, 3, 4 एस्से का एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी। उनमें वो की पॉइंट्स और लाइंस लिख लेती थी कि जो मुझे लगता था इफेक्टिव हो सकती हैं आंसर राइटिंग के दौरान। और इसके अलावा बुक्स में आप ये स्टैंडर्ड बुक्स करने के अलावा मैंने नितिन सिंघानिया की थी आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th के एनसीईआरटी के अलावा। और इकोनॉमिक्स के लिए मेरा रिसोर्स वही एनसीईआरटीज़ थी, प्लस मैंने रमेश सिंह की थी इकोनॉमिक्स के लिए। बट आई थिंक रमेश सिंह बहुत मोटी बुक हो जाती है, उसको कवर करना, उसको मल्टीपल रिविजन से स्टाफ। तो आजकल शायद कोई वर्मा सर करके एक बुक आती है मार्केट में, आप वो देख सकते हो। वो थोड़ी पतली होती है, वो मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैंने लोगों को देखा है, वो उसमें मैंने 1-2 पेज स्टार्टिंग के पढ़े तो मुझे ठीक लगी थी। तो उस बुक को रेफ़र किया जा सकता है। सी सैट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक बार प्रीवियस ईयर्स प्लीज़ देख लीजिए। प्रीवियस ईयर्स देखने के बाद आप देखोगे कि ट्रेंड यूपीएससी टफनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। 2023 का अटेम्प्ट जो था उसमें सी सैट काफ़ी टफ आया था। इनफैक्ट मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी सी सैट देते टाइम की, बहुत ही टफ बना दिया यूपीएससी ने। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर्स करिए, प्रीवियस ईयर्स के सारे सोल्यूशंस को अच्छे से पहचानिए, देखिए हर क्वेश्चन का एक एक सोल्यूशन है उसको करिए, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन भी करिए। फिर मेरे हिसाब से एक कोई भी बुक में, मैंने क्योंकि बुक नहीं ली है, लेकिन कोई मार्केट में अगर बुक है तो प्लीज़ अभी से सॉल्व करिए, क्योंकि टाइम है अभी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो सी सैट अभी से भी करेंगे तो आगे जाके हो जाएगा, और वो आपको इस जर्नी में मतलब बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज बहुत सारे केसेस में इस बार ऐसा हुआ था कि सबके GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे प्रीलिम्स में, और फिर उनका सी सैट में उनके बहुत ब्लंडर्स हुए थे।
नोट्स फॉर मेंस, मैंने नोट्स फॉर मेंस बनाए थे बहुत ही कम, आई थिंक नहीं बनाए थे, नेक्स्ट टू नथिंग था। बट नोट्स कैसे बनाएं कि आप करंट अफेयर्स में आप जो पढ़ोगे ना, तो एक बार तो पहले सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या टॉपिक्स आपके लिए रेलेवेंट हैं क्या नहीं है। तो बुक्स पढ़ते टाइम देखिए, वो तो मल्टीपल रिविजन करते रहिए करते, मेरे लिए ये था कि बुक्स पढ़ी रही हूँ तो उसके नोट्स क्यों बनाऊँ, वो मल्टीपल अंडरलाइन कर लेती थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, उसका मल्टीपल टाइम्स रिविजन। नोट्स मैंने करंट अफेयर्स से ही हिंदू से बना लिए थे, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या कोई मुझे डेटा अच्छा लगा कि हाँ ये डेटा यूज़ किया जा सकता है, तो मैंने उसके अलग से GS 1 2 3 4 प्लस एसए के लिए कभी कभी एडिटोरियल्स में ना बहुत अच्छे कोटेशंस आ जाते हैं या कोई अच्छी स्टोरी आ जाती है, वो मैंने एसए के लिए रख लिया था। और वही चीज़ एथिक्स में भी कोई बहुत मोटिवेशनल या कोई बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होती थी, वो चीज़ मैंने एथिक्स के लिए रख ली थी कि वो वहाँ पे मुझे काम कर देगी। हाउ मेनी मंथ्स डिवोट फॉर NCERT? सी NCERT 6 to 8 की तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आई थिंक आपका 10 दिन में शायद से हो जाना चाहिए। उसके बाद टाइम लगता है 9th और 10th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा। फिर 11th 12th में बेसिकली जोग्राफी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे वो बहुत टफ लगी थी, तो मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था, ऑल द बुक बहुत स्मॉल है बट उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। तो मेरे हिसाब से NCERT भी आप करोगे तो लगा लो 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने में आपकी पूरी NCERT 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स की हो जाएंगी। मैंने क्या किया था, मैं हर दिन में 3-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलती थी, फिर NCERT पढ़ती थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को मेरे लिए पूरे दिन पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता था। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? तो क्या होता है कि आप ना बहुत बड़ा टारगेट मत लेके चलिए कि इतने दिन में इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है। इससे अच्छा है कि छोटे टारगेट्स लेके चलिए कि जिसके साथ साथ आप कोई और भी चीज़ साइड बाय साइड में भी घूमना है आपको, या कहीं खाने जाना है, आपको गेम लेना है, गेम खेलते हो तो वो सारी चीज़ें आप कवर करते रहो। तो टारगेट्स को लिमिटेड बट ऐसा रखिए कि कंसिस्टेंसी आप तभी मेंटेन कर पाओगे अगर आपका टारगेट बोरिंग ना हो इस चीज़ में। मैंने तो न्यू NCERT ओल्ड NCERT में से मैंने क्या किया था कि मैंने पहले तो ओल्ड NCERTs पढ़ी थी, बट अभी क्योंकि यूपीएससी का मैंने देखा है कि मतलब कोई भी एक NCERT स्टैंडर्ड आप ले सकते हो। मैंने ओल्ड भी पढ़ी थी बट फिर मैंने न्यू भी पढ़ी थी। मैंने क्या किया था, ओल्ड को एशियंट मेडिवल के लिए मैंने ओल्ड 6 to 8 रखी थी, और न्यू वैल्यू मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए करके उनके अलग से बस स्टैंडर्ड जो चीज़ें थी वो मैंने अंडरलाइन करी थी कि उनका मल्टीपल टाइम्स मैं रिविजन कर सकती हूँ। इतनी एज तक तैयारी कितना सही होता है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस एग्ज़ाम में कब आना चाहते हैं। लाइक जनरल के लिए आई थिंक द एज इज़ 32 एंड द अटेम्प्ट्स आर 6। तो आपको जब लग रहा है कि वो आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, तब आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई एज लिमिट मतलब कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है कि आपको कब करना है कब नहीं करना है। इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कैसे किया जाए यूपीएससी के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स। वहाँ से आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे। उसके बाद आप क्या करिए कि धीरे धीरे आपका टाइम वो कम होने लगेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको गूगल कर लीजिए। आगे यूपीएससी वर्ड ऐड करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट के ही आर्टिकल मिल जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो वहाँ से आपकी ना लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो इम्प्रूव होने लगेगी। धीरे बहुत बार पढ़ने पे आपको समझ आएगा, ग्रामर में भी इम्प्रूवमेंट समझ में आ जाएगी कि क्या कैसे ग्रामर को रखना चाहिए। मेरा ऑप्शनल तो एंथ्रोपोलॉजी था, जिसके लिए मैंने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में मैंने मार्केट से रिसोर्सेज उठाए थे, और मार्केट से ही मैंने फिर हिमा बिंदु मैम के नोट्स लिए थे। और उसके अलावा मैंने अक्षत जैन की एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बुक थी, वो दोनों करके मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपर्स की आंसर शीट जब देखते हो आप ऑनलाइन सर्च करोगे, उनको देख के बनाया था कि आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। एनी स्पेसिफिक कोचिंग मटेरियल विच इज़ इम्पॉर्टेंट? तो मेरे लिए जो स्पेसिफिक कोचिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट था वो तो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने हिमा बिंदु मैम के नोट्स किए थे। और उसके अलावा मैंने एक चैनल है टारगेट यूपीएससी करके, तो उसके कुछ कंटेंट मुझे अच्छे लगे थे। वो मैंने मेंस की आंसर राइटिंग के टाइम पे उनका एक बैच होता है वो ज्वाइन किया था कि मुझे वहाँ से थोड़ा सा एनरिचमेंट में हेल्प मिले, और तो थोड़ी हेल्प मुझे वहाँ से डेफिनेटली मिली थी। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश इज़ बेसिकली इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ना, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन आप दोस्तों के साथ करेंगे तो भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, इनसे हो जाएगा। मैम आपने कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने बस मेंस के टाइम पे एक संकल्प बैच था टारगेट यूपीएससी का आंसर राइटिंग का, वो ज्वाइन किया हुआ था। तो वही मेरा कोचिंग का रिसोर्स था, बाकी मैंने सारी ही सेल्फ स्टडी की हुई थी इस पूरी जर्नी में। इसके अलावा न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें? तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं
तो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से आप देख लें कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद में एक न्यूज़पेपर चूज़ करिए, उसको पढ़िए। क्या करिए, स्टार्टिंग में तो आप सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप जो जैसे आप दिल्ली में अगर हैं तो दिल्ली के जो कंटेंट आ रहा है, रीजनल कंटेंट, वो आप अवॉइड करिए। नेशनल न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, वो करेंगे। और उसके अलावा पॉलिटिकल न्यूज़ जो होती हैं जितनी भी, उनको अवॉइड करना होता है, वो हमारे लिए चीज़ नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, जस्ट इन केस इंटरव्यू में पैनल ने आपसे उससे क्वेश्चन पूछ लिए, उससे पहले मेंस तक की जर्नी में आपको पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप धीरे धीरे जब बहुत बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। यही डिफिकल्टी मुझे भी हुई थी जब मैंने न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था, बट धीरे धीरे आप 1 महीना भी या 15 दिन भी करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा क्या न्यूज़ हमें डिटेल में पढ़नी है और किस चीज़ की हेडलाइन पढ़नी है। हेडलाइन तो आप क्या करिए, सबकी पढ़िए, फिर पढ़ते हुए कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको अवॉइड करिए। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का वो कर सकते हैं। और यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने जब मैगजीन्स पढ़ी थी मुझे लगता था मेरा बहुत टाइम जा रहा है। पीटी 365 करके भी बुक थी, वो मैंने 2024 के 2020 वाले अटेम्प्ट में पढ़ी थी, तो मुझे लगता है उसको पढ़ के मेरा टाइम ज़्यादा गया। इनफैक्ट उसकी जगह अगर मैं रिवीजन कर लेती एक ही रिसोर्स का मल्टीपल टाइम्स, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो मैं कहूँगी मैगजीन्स, अगर आपको कुछ एनरिचमेंट चाहिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कर लीजिए, मेरे हिसाब से उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हिंदू से मैंने वो किया था, और गूगल पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे उनको यूपीएससी करके वो लिख के मैंने कवर कर लिया था। तो मैंने तो न्यूज़पेपर मतलब मैगजीन्स नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे ही रिलाई किया था। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, देखिए आंसर्स को फ्रेम करने का सबसे सही तरीका होगा कि आप क्या करिए कि टॉपर्स की आंसर शीट मिलती हैं, आप गूगल करिए, आप मतलब मार्क्स देख लीजिए किस टॉपर के किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं, उनकी आंसर शीट्स को सर्च करेंगे तो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। एक बार उनको गो थ्रू करने पे ना आइडिया मिलता है कि हमें किस तरीके के आंसर्स लिखने हैं और कितने टाइम में क्या इंसान लिख सकता है। तो मतलब फिर आपको दिखेगा कि हाँ ये थोड़ा अचीवेबल है, ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यही आता है कि आंसर्स कैसे लिखेंगे इतने कम टाइम में। तो टॉपर्स की आंसर शीट बहुत हेल्प करती है यहाँ पे, वो आपको हेल्प करेंगे एनालाइज करने में आंसर्स कैसे लिखने हैं। व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी फॉर 2025, स्ट्रैटेजी आपकी 2025 की ऐसी होनी चाहिए कि आप अभी आपके पास आई थिंक अराउंड 1 ईयर है, तो आप एन बेसिक कवर करिए, सी सैट पे ध्यान दीजिए, ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए। 6 महीने तक देखो, मैंने भी जब 1 साल ब्रेक लिया था तो यही किया था कि स्टार्टिंग के 6 महीने में जीएस 1 2 3 4 ये सारे सब्जेक्ट्स किए। इसके अलावा एससे मैंने छोड़ के ऑप्शनल को रखा था साथ में, तो ये 6 महीने तो मैंने इन्हीं पे दिए थे। तो आप भी स्टार्टिंग में ये 6 महीने में ऑप्शनल्स और अपना जीएस के पेपर्स कर लीजिए। फिर जो बाकी के 5 महीने बचेंगे प्री के टाइम पे, उस टाइम पे आप प्री पे ही पूरी तरह से शिफ्ट हो जाइए, फिर प्री पे ही वो वर्क करिए। तो ऐसे आपका 2025 की स्ट्रैटेजी बन जाएगी। टॉपर्स कॉपी से एग्जाम्पल्स एज इट कॉपी कर सकते हैं क्या मैम? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या आपको आंसर्स अगर अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो आप कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक जब एग्जामिनर यहाँ चेक कर रहा होगा इसको इतना नहीं याद होगा कि किस टॉपर ने क्या लिखा है। तो वो भी एक हाँ तरीका है कि आप टॉपर्स में अगर आपको लग रहा है कोई एग्जाम्पल बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उसको आप अलग से, जब मैं जैसे मैंने कहा GS 1 2 3 4 के लिए अगर आप बना रहे हो एक सेपरेट कॉपी जिसमें कोई की पॉइंट्स और कोई बहुत अच्छे आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप टॉपर्स के एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। नोट्स फॉर मेंस, मैंने नोट्स वही मैंने टारगेट यूपीएससी का एक संकल्प बैच था वो ज्वाइन किया था, तो उन्होंने जो चीज़ें ली थी वो मैंने लिख लिया था और उसी को रिवाइज़ किया था। बाकी जो मैंने पहले से पढ़ी हुई थी वो मेरी चीज़ें थी, तो मैंने नोट्स तो एज सच नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे लिए नोट्स बनाना ऐसा हो जाता है कि वो मतलब उसको रिवाइज़ करने का मुझे लगता है इतना टाइम नहीं मिलता। उससे अच्छा मुझे लगता है जो बुक्स में मैंने राइट डाउन कर दिया है वो चीज़ें मैं पढ़ लेती थी। और ऐसा कर सकते हो आपकी लाइक मेंस देने से ऐसे एक दो पेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट लिख सकते हो कि जो कि आप एक मेंस दे रहे हो उस टाइम पे आप बस गो थ्रू कर लो इजीली। 1 घंटे में अगर आपके रिवीजन में कुछ की पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उनको ऐसा लिख लो कि जब मेंस देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटा पहले, उस टाइम पे ऊपर ऊपर से उनको देख लेना चाहिए। स्ट्रैटेजी फॉर 2027 भी यही सेम ही होगी कि पहले आप मेंस को कर लीजिए, मतलब बेस बना लीजिए एनसीईआरटी से, फिर मेंस की तरफ शिफ्ट करिए कि ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जीएस 1 2 3 4 कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आप प्रीलिम्स की तरफ आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल नहीं एनालाइज किए थे स्टार्टिंग में, वो बहुत बड़ी गलती थी। और अटेम्प्ट्स वेस्ट करना इज़ ऑल्सो मिस्टेक। लाइक आपको लग रहा है कि आप अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हो तो आप मना करिए, घर पे बोलिए, खुद समझाइए लोगों को, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपकी बहुत सिक्योर होने चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि अटेम्प्ट्स वेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनता जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स मैंने की थी, उसके लिए मैंने बीच में ब्रेक लिया था। फैमिली को कन्विंस करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट एट दी एंड कि आप समझदार हो तो आप कर ले जाओगे वो चीज़ें।
तो ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें बहुत अवॉइड करनी चाहिए। और किसी भी टॉपर को बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। मैं भी जो बोलूँ प्लीज़ उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, उसमें से आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये स्मार्ट वर्क इसने किया था, तो आप वो चीज़ें ऐड कर लीजिए। ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम कर देते हैं और वो नहीं करना चाहिए। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू 28 मार्च को आफ्टरनून सेशन में था और मेरा इंटरव्यू पैनल संजय वर्मा सर का बोर्ड था। तो इंटरव्यू मैंने मॉक जो दिए थे, स्टार्टिंग में मेरा मॉक बहुत बेकार गया था। मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नर्वस थी अपने मॉक में, इतना मुझे डर लग रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया अपने ड्राफ्ट से। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको आप प्रिपेयर करिए, कीवर्ड्स प्रिपेयर करिए जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से स्कूलिंग की, ऑप्शनल वगैरह और करंट अफेयर्स को। तो क्या होता है इंटरव्यू के टाइम आपको 2 न्यूज़पेपर्स मेरे हिसाब से लेके चलने चाहिए। वो मैंने तो लास्ट के 10, 15, 20 दिन में न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा एक उठाया था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ शायद ही मुझे पहले उठा लेना चाहिए था। क्या होता है कि आप 2 न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो एरिया है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हिंदू मैंने किया था, फिर उसको हटा के मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और एक मिंट न्यूज़पेपर है वो दोनों किए थे, क्योंकि उनमें नॉलेज जो कंटेंट है इंटरव्यू पर्पस से वो मुझे लगा ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इंटरव्यू में फिर मॉक्स दीजिए अगर आपको लगता है कि एक बार आप गो थ्रू कर जाएँ उस एटमॉस्फियर से। ऑल्दो जो मॉक्स होते हैं और रियल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस है। रियल इंटरव्यू में आप डिस्कशन कर रहे होगे, वो आपको बहुत लाइट एटमॉस्फेयर लगेगा, हंसते खेलते वो आपसे बातें करते करते चीज़ें करेंगे, आपके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं एक मैच्योर इंसान की तरह। और मॉक्स में क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन आंसर्स की तरह हो जाता है मॉक्स। और वहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा व्यूअरशिप के पर्पज से भी क्या होता है, आपसे थोड़े तीखे सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं होती। उनको पता है कि बच्चा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, तो उससे किस तरीके के सवाल करने हैं और क्या करना है। और वो आपकी पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे होते हैं उतना वहाँ पे। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखना चाहिए? आंसर राइटिंग में क्या करिए कि लास्ट का जो आप लाइन है, स्टार्टिंग में आप अच्छे से स्टार्ट करिए, अच्छी लाइन लिखिए कोई पॉजिटिव। बीच के कंटेंट में थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं आंसर्स में, बट हमेशा आंसर की एंडिंग में एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव लाइन आपको लिखना है, तो वो आपके आंसर में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। PYQ कैसे एनालाइज करना चाहिए? देख, PYQs में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो प्री के क्वेश्चंस हैं वो CSAT है, उनको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर्स में क्या होता है कि लास्ट के 2-3 ईयर्स के तो इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आपको उनको मतलब आपके उनको क्वेश्चंस भी आने चाहिए, प्लस जो उनके ऑप्शंस हैं वो भी आपको अच्छे से उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा क्या करिए कि 2014 से मैंने किया था, एक कॉपी बनाई 2014 के 1 to 100 क्वेश्चन, फिर मैं उनको सॉल्व करती थी खुद से। फिर मैं उनकी UPSC की आंसर की देखती थी कि UPSC में क्या सही है क्या गलत दे रखा है। फिर मैं देखती थी मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं। तो मैंने तो इस तरीके से और उसको एनालाइज किया था कि अच्छा मैं कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकती हूँ जिसके बेसिस पे मेरा कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होगा। प्रीलिम्स के लिए करंट और स्टैटिक, विश टू फोकस मोर, एनी सजेशंस फॉर चेंजिंग पैटर्न? प्रीलिम्स के लिए आपके लिए करंट और स्टैटिक में से देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक आपका बेस बनाएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कब UPSC स्टैटिक से ज़्यादा पूछ ले, कब करंट से ज़्यादा पूछ ले, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से सजेशन ये होगा कि जब आप एनालाइज कर रहे हो एग्जाम पैटर्न को तो बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अभी नहीं काम करेगी किसी की भी, तो क्योंकि उनको कोचिंग से थोड़ा सा UPSC को आई थिंक वो दिक्कत है, तो वो चाहते हैं कि ये जो बच्चा आ रहा है वो एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, जो खुद की सेल्फ स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस करके इधर आ रहा है, क्योंकि इसलिए उन्होंने ऐसा मुझे लगता है किया था। तो दोनों चीज़ें लेके चलिए, दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, तो इस एग्ज़ाम में आपको नहीं पता कि कब वो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछ ले। द मस्ट डूज एंड डोंट्स फॉर मेंस। मस्ट डूज फॉर मेंस आर की प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। कितना भी आप सोच लो कि मैं यहाँ सिर्फ रिवाइज कर लेता हूँ और एग्जाम के मोमेंट पे एट दी एंड बस लिखूंगा, तो वो नहीं होगा। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और डूज में और आएगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स जो मतलब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स की आंसर शीट्स को प्लीज़ देखिए, टॉपर्स की आंसर शीट से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है। फिर आपको लगता है कि आपको मतलब कोई आंसर का वो कोर्स ज्वाइन करना है आंसर राइटिंग का, तो वो कर लीजिए। मैंने तो नहीं मतलब किया तो ज्वाइन था, लेकिन मैंने ना 10-12 क्वेश्चन वो होते हैं, लेकिन मैंने उनमें से 4-5 ही टेस्ट लगाए थे। तो अपने हिसाब से देखो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि उधर जाओ और उनकी ही चीज़ें फॉलो करो। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी डोंट गेट नर्वस, अच्छे आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो मेंस के टाइम पे करनी है। देखो, ज्योग्राफी के लिए रिसोर्सेज, ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 तो NCERTs की हैं, फिर 6 to 8 की तो एक बार ही पढ़ा था, बस एक बार गो थ्रू हो जाऊँ। फिर 9th का क्या होता है, 9th की और 11th की NCERT में बहुत सिमिलैरिटी दिखेंगी, और 10th की और 12th की NCERTs में सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं।
तो इस तरीके से रेसों से तो ज्योग्राफी ये थे। इसके अलावा मैंने जीसी लियोंग का सेकंड पार्ट किया था ज्योग्राफी में। और फिर मुझे 11th की एनसीईआरटी में एक फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत आई थी, वो पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आती थी। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब पे क्या किया था, वो वीडियोस जो टॉपिक्स होते थे उनको लिखती थी। फिर उसके हिसाब से मैंने फिर अपना ज्योग्राफी के लिए कंटेंट मतलब वो पढ़ पढ़ के उसको रिवाइज़ किया। एक बार ज्योग्राफी की 11th में क्या होता है, दिक्कत आ रही है, आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन पे आएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज़ द की यहाँ पे। डाफ कैसे बनाना चाहिए मैम? देखिए, डाफ में जो आप प्लीज़ बी ऑनेस्ट, जो चीज़ें आपको पता है कि आपका की एरियाज़ हैं उनको लिखिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को ऐसा वो नहीं दिखाना कि आप बहुत बड़े स्कॉलर या अचीवर हैं। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके लिए डाफ को प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है क्या मैम? डेफिनेटली इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है। आप फॉर्मल ड्रेस के उसमें जाते हैं, लड़कियों के लिए एक साड़ी या एक फॉर्मल सूट आप पहन सकते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनालिटी में दिखा रहा है, बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट एंड सिविल सर्वेंट। तो आपका ड्रेस कोड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें? देखिए, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका जो नॉर्मल पर्सनालिटी है, नेचुरल पर्सनालिटी, उसको रहने दीजिए, उस वैसे की वैसी रहिए। और उसमें थोड़ा सा एनरिचमेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप दोस्तों से बात करेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जब करंट अफेयर से अवेयर हो जाएंगे, बट दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे, कुछ वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब पर। तो इनसे आपको समझ में आएगा कि अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करना है। हाउ डिफिकल्ट इज़ इट टू स्कोर 820+ मार्क्स इन मेन्स एग्जाम? So I think if you are following all the procedures and going through the exam, then I don't think it could be that difficult. No doubt हम भी जब अभी बोल रहे हैं हमें भी डर लग रहा होता है कि हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं मेंस में, बट आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो 820+ भी हो सकता है, पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। मेंस एग्ज़ाम सेंटर मेरा तो दिल्ली में ही था, दोनों प्री और मेंस का एग्ज़ाम सेंटर। इन्वायरमेंट का स्टार्टिक करने के लिए देखिए, ज्योग्राफी वगैरह जब पढ़ेंगे और 8th की बाकी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने शंकर IAS के नुस्खे थे मार्केट में, पूरी बुक वो की थी, तो उसमें मेरा इन्वायरमेंट का स्टार्टिक मैंने वहाँ से कवर किया था। आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, मैंने रिवीजन के लिए क्या किया था कि मैंने जो बुक्स थी उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती थी। मेरे ऐसे नोट्स नहीं होते थे, तो इसी तरीके से मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी चलती थी कि एग्ज़ाम से पहले तक मैं सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना, मतलब जब पढ़ लिया, बेस बन गया, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और आपका एक गलती और होती है कि आप अपने सोर्सेज को ना बहुत कम रखिए। हर टॉपिक के लिए एक ही बुक रखिए, एक से ज़्यादा 2 बुक रखने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें उतनी याद नहीं रहती हैं। तो एक ही चीज़ को 10 बार रिवाइज़ करना 10 चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करने से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपका डेली का स्केड्यूल, देखिए मैंने क्या किया था कि मैं टारगेट्स लेके चलती थी कि जब मेरा टारगेट खत्म हो रहा है, भले वो 6 घंटे में, 8 घंटे में, तो वो मेरा डेली का टाइम टेबल रहता था। बस मैं सुबह उठ के, ऑल्दो मैं इंस्टा यूज़ करती थी, बट मैं सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग में ये करती थी कि कोई ना कोई पढ़ने की चीज़ उठा लेती थी। मैं मोबाइल में ही हिंदू खोल लेती थी और उसको पढ़ लेती थी, ताकि मेरा ना मॉर्निंग में एक वो बन जाए, दिनचर्या में आ जाए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है पूरे दिन में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मोबाइल उठाते ही उसमें प्लीज़ रील्स और शॉर्ट्स मत देखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा आपके आधे घंटे कहाँ चले गए सुबह के। तो ये मेरा स्केड्यूल रहता था। और मेरे को बुक्स ख़त्म जब करनी होती थी तो मैं क्या करती थी कि होता है कि लोग टॉपिक वाइज करते हैं, मैंने पेज नंबर वाइज करती थी। अगर मेरी बुक 500 पेजेस की है तो मैं अराउंड 20-30 पेजेस पर डे का टारगेट लेके चलती थी कि उससे मेरा टॉपिक ख़त्म ईजिली, मुझे लगता है जल्दी हो जाता था। तो मैं पेज नंबर वाला सिस्टम फॉलो करती थी अपनी स्ट्रैटेजी में। गुड एसे राइटिंग के लिए सजेशंस, देखिए क्या होता है कि एसे के लिए मैंने बुक्स तो ऐसे फॉलो नहीं की थी। थोड़ा खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी आइडिया लग जाएगा कि अच्छा क्या एडिटोरियल्स पढ़ने पे कि क्या लिखना चाहिए। फिर एसे राइटिंग की टिप होती है कि आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो और एंडिंग बहुत अच्छी हो। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ कोटेशंस या कोई स्टोरी यूज़ कर ली, एंडिंग में बीच में कंटेंट पूरा लिखिए। फिर उसके बाद एंडिंग में मैंने तो अपने इस साल के ऐसे में तो पोएम्स खुद से बना के लास्ट में 2 पोएम्स लिखी थी, दोनों ही टॉपिक पे। तो ये मेरे लिए काम किया था। उसके अलावा क्या है कि आप ऐसे जब भी लिख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक उठाइए, उनको लिखिए या उनके की पॉइंट्स आप लिखते जाइए। फिर क्या करिए कि यूट्यूब पे ही आप उस एसे को टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे लोगों की बहुत सारी 4-5 वीडियोस मिल जाती हैं एक ही टॉपिक की। तो मैं सारी वीडियोस देखती थी कि अच्छा इन्होंने एसे को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। मेरी बुक लिस्ट तो वही है कि मतलब जीएस वगैरह के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम किया था मॉडर्न के लिए, और लक्ष्मीकांत की थी पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ प्लस जीसी लियोंग किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संघानिया किया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक की थी, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ी पतली बुक देख लीजिए। तो ये मेरे स्टैंडर्ड जो सोर्सेज थे वही थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स था, प्लस प्रीवियस ईयर्स को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना है, वो भी एक बुक लिस्ट का ही पार्ट मान लीजिए। नोट्स फॉर करंट अफेयर्स,
and sources for the same looking random questions in recent times in prelims. What is happening is कि notes क्या होता है कि आप notes बनाएंगे ना, तो आप मुझे मेरा जो personal opinion है कि बहुत time चला जाता है, तो notes बनाने में उसको revise करने का कभी कभी टाइम नहीं मिलता. तो क्या होता है, करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो कि हर दिन चेंज हो रही है, हर घंटे चेंज हो रही है, तो आप कितना ही नोट्स बनाएंगे. तो मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर डेली करना है, तो उसको जब पढ़ेंगे ना, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो वहाँ से आपका समझ में आ जाएगा आपको कि आपको किस तरीके के नोट्स बनाने होंगे इसमें. पूरे मतलब नोट्स तो नहीं बनाइए, मतलब कि आप पढ़ेंगे ना डेली, तो आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, वो आपके माइंड में डेफिनेटली जाएंगी. क्या होगा, जो भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, उनको आप यूपीएससी लिखिए, उसको पढ़िए, डेली का डेली चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो ज़्यादा याद होगी बजाय नोट्स बुक को बना के रखने के. ये मेरी स्ट्रैटेजी थी. कंटेंट फॉर आंसर्स इन मेंस एग्जाम. कंटेंट के लिए वंस यू स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटीज एंड द स्टैंडर्ड बुक्स, that would give you the main steps of how to prepare the contents. Apart from that, आप क्या करेंगे कि टॉपर्स की आंसर शीट्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिमिटेड चीज़ें लिखनी है, बट क्वालिटी आपकी कंटेंट में होनी चाहिए. तो वो करिए. और मैंने एक संकल्प का मेंस बैच ज्वाइन किया था, तो उससे भी मुझे हेल्प मिला था कि हाँ, कंटेंट को किस तरीके से लिखा जाए, जो कि मैंने मेंस के रिजल्ट के दौरान ज्वाइन किया था. ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी ये होगी कि ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे. मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया था. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो ऑप्शनल मुझे पढ़ते हुए भी बहुत बोरिंग लगने लगा था, बट क्योंकि अब लिख दिया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो वो पढ़ना था. तो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि जो आप लॉन्ग टर्म तक अपने साथ लेके चलना चाहेंगे. फिर उसके बाद में सिलेबस देखिए कि ऑप्शनल का कि किस में आपको लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है. बेसिकली बहुत मतलब सबका ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उसके अलावा मैंने मस्त ऐसा ऑप्शनल रखा था जिसका मुझे रिसोर्सेज मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो. तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी को एट द एंड फिर लास्ट में बिल्कुल चेंज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उसके मुझे हीमा बिंदु मैम के नोट्स मिल गए थे, तो मैंने उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था. उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी में अक्षर जैन सर की बुक है एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड, वो मैंने उसको बहुत बार रिवाइज किया, मतलब क्योंकि उनके आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी थी उस बुक में. आपको बहुत अच्छे से ईजिली कंटेंट कवर होता है. तो ये दो चीज़ें प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और टॉपर्स की आंसर शीट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी में. Which test series is good for UPSC prelims and mains answer evaluation platform to improve answer writing? देखिए, टेस्ट सीरीज़ एज सच बहुत सारी हैं. मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी टेस्ट सीरीज़. अब जब मेरा पहली बार प्री क्वालिफाई हुआ था, मैंने टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ प्री वाईक्यूज़ किए थे. तो और उसके बाद इस बार भी मैंने 4 5 या 10 लगाई थी मैक्सिमम. तो मैंने जैसे सुना है इतना मुझे पता है, फोरम IAS लोग बोलते हैं, विजन बोलते हैं, यही सारी टेस्ट सीरीज़ हैं. आप खुद जाएंगे ना शॉप पे, उनसे खुद पूछ लीजिए. अच्छा, आप उनको भी आइडिया होता है कि अच्छा कौन सा मार्केट में अभी ज़्यादा चल रहा है, किसकी वैल्यू है, तो वो भी आपको बता देंगे इस चीज़ के बारे में कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए. सिलेबस कैसे एनालाइज करना चाहिए. सिलेबस एनालाइज करने के लिए आप क्या करिए, सिलेबस को पढ़िए. 1-2 बार तो उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा क्या टॉपिक्स हैं, कैसे करना है. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस सिलेबस के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहे हैं. आई थिंक मेंस में जैसे GS1 में फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आता है. वो हमें पता नहीं है, ऑल्दो यूपीएससी कभी भी उस चीज़ को चेंज कर सकता है. तो इस तरीके से आप जब प्रीवियस ईयर्स को और सिलेबस को पढ़ेंगे और PYQs के साथ जोड़ेंगे तो आपका सिलेबस एनालाइज हो जाएगा. साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी GS3 की स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज. देखिए, मैंने साइंस एंड टेक के लिए वही हिंदू पढ़ा था. हिंदू के करंट अफेयर्स जो हिंदू पढ़ती थी, और उसके बाद जो टॉपिक्स लगते थे हिंदू में, संडे के दिन आता है साइंस एंड टेक का पूरा कॉलम, वो पढ़ा. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा तो गूगल कर लिया. तो ये मेरी साइंस एंड टेक की स्ट्रैटेजी थी. और GS3 के टाइम पे जब मैंने संकल्प का एक मेंस बैच ज्वाइन किया था, टारगेट यूपीएससी, वहाँ पे उन्होंने कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया था, वो मैंने पढ़ा था फिर उस टाइम पे. यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो उसमें क्या लिखना चाहिए. देखिए, अगर क्वेश्चन है और आपको बहुत नया लग रहा है, आप वो टॉपिक से नहीं रूबरू हैं, तो भी प्लीज़ क्वेश्चंस को स्किप मत करिए. बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी चाहिए. आपको कुछ भी आ रहा हो लिखिए. क्या होता है कि इतना तो पढ़ा है कि थोड़ी चीज़ें तो हमें समझ में आएंगी कि क्या ही लिखना है. तो स्टार्टिंग करिए उसका, कुछ लिखिए, टॉपिक से रिलेट करिए उस चीज़ को, और जितना आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ को लिख के उस क्वेश्चन को अटेंड करिए. प्लीज़ किसी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा आंसर राइटिंग में. बेस्ट बुक्स फॉर पॉलिटी ऑप्शनल. सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था. वेरी सॉरी. टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में एज इट इज़ आ सकते हैं क्या मैम. देखिए, आने के चांसेस तो हो सकते हैं. एक आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, मैक्सिमम 2 आ गए. तो ये चीज़ नहीं लेके चलनी चाहिए. इसलिए मॉक्स को मत लगाइए ये सोच के कि हाँ ये क्वेश्चंस वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे. बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करिए. ये मैंने गलतियों से सीखा कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग अगर होगी ना तो वहाँ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम ईजिली कर सकते हैं. कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या मैम. क्योंकि मैं कोचिंग्स के वैसे बहुत अगेंस्ट हूँ. तो फिर मैं कहूँगी बिकॉज फाइनेंशियली लोग बहुत इतने स्टेबल नहीं होते कि इतना बड़ा अमाउंट फीस में पे करें.
तो कोचिंग लगाना एज सच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अनटिल एंड अनलेस आपको लग रहा है कि आप बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो भी आजकल मार्केट पे आपको यूट्यूब पे वगैरह पे दिख जाएंगे, आप वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। तो कोचिंग आज के टाइम में इतना ज़रूरी नहीं है। मॉक्स भी आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट से ना लेके अगर आपको लग रहा है तो आपको मार्केट में मॉक्स के वो बुकलेट्स मिल जाएंगी, आप उनको परचेज़ करिए, उसको घर पे ही सॉल्व कर लीजिए। वो भी आप एक तरीका है अपने मॉक्स को लगाने का। तो कोचिंग आई थिंक एज सच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अब आज के टाइम में। आंसर्स मल्टी डायमेंशंस में कैसे लिखते हैं? देखिए, एक पेस्टल अप्रोच बहुत लोग फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस ऐसे कर करके, और लीगल उसका फ्रेमवर्क, एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिल जाएगा आंसर राइटिंग के टाइम पे। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से अलूफ रहना भी आई थिंक आज के टाइम पे उतना नहीं है। बस आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि टाइम लिमिट के अंदर आप इतने टाइम पे रील्स देखिए, इतने टाइम पे बाकी चीज़ें करिए। तो सोशल मीडिया के साथ साथ भी इसकी तैयारी की जाती है। और आजकल जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते करते भी आपको मतलब लोगों से हेल्प भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी इंस्टाग्राम ही यूज़ कर रही हूँ, और वहीं पर लोगों के क्वेश्चन जो भी आते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना हो पाता है मैं आंसर कर देती हूँ वहीं पर। तो सोशल मीडिया आपको हेल्प कर देता है इस जर्नी में भी, बट उसको बहुत लिमिटेड रखिए। आधा घंटा से ज़्यादा आई थिंक एक दिन का आपका नहीं होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हो तो। जॉब के साथ तैयारी बहुत हार्ड होती है मैम, तो सारी चीज़ शॉर्ट में ही पढ़नी पड़ती है, कैसे कवर करूँ समय? तो जॉब के साथ डेफिनेटली नो डाउट तैयारी मुश्किल होती है, बट क्या करिए कि आप मतलब अटेम्प्ट इस साल 1 साल का तो 1.5-2 साल का मिनिमम टाइम लेके चलिए कि हाँ मुझे तब अटेम्प्ट देना है, तो आपको लगेगा आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे ऐसे करके, और जब आने जाने का टाइम हो उस टाइम पे आप अगर न्यूज़पेपर्स करेंगे आपके ट्रैवल जर्नी में तो इससे हेल्प होगी। मैं क्या करती थी कि मैं भी घर से लाइब्रेरी आती थी, तो उस टाइम पे फ़ोन में से लगा के अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके किसी भी चैनल की, मतलब मैंने शायद ओनली आईएएस वाले सर में से जो हैं उनका जो एनालिसिस होता था ना न्यूज़पेपर का, वो बस जर्नी का बस गो थ्रू होने के लिए कि हाँ कुछ तो चल रहा है माइंड में। गाने की जगह मैं ये सुनते हुए चली जाती थी कि थोड़ा थोड़ा सा मे बी आधे घंटे की वीडियो में 5 मिनट की भी कोई चीज़ मुझे याद रहे। तो बस थोड़ा सा टाइम डिवाइड कर लीजिए, सुबह में 2 घंटे, आके 2 घंटे, और ब्रेक टाइम में या तो न्यूज़पेपर कर लिया, तो आपका जॉब के साथ साथ ये प्रिपरेशन हो सकता है। और पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनका जॉब के साथ साथ भी एग्ज़ाम निकला है। वाई यूपीएससी, देखिए क्या होता है कि बेसिकली यूपी बिहार में थोड़ा इसका कल्चर भी ज़्यादा है कि आपको आईएएस बचपन से समझ में आ जाता है, अच्छा आईएएस क्या है। मेरे लिए यूपीएससी एक मतलब देश सेवा तो बहुत सारी चीज़ों से की जा सकती है, बट यूपीएससी ऐसा सोर्स है जो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत थी, मतलब कि मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी तो मुझे लगा कि जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सकती है वो यहीं से मिलेगी। तो इसलिए एक रीज़न था कि देश सेवा तो है ही, उसके साथ साथ कुछ चेंजेस लाने के, कुछ मेरे माइंड में चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव लेवल पे उनको चेंज करूँ चीज़ों को सोसाइटी में। तो मैंने इसलिए यूपीएससी को चूज़ किया है इस एज अ फील्ड। मैम देयर आर सो मेनी ऑनलाइन सोर्सेज, टेलीग्राम, यूट्यूब, पीडीएफ, सो मेनी, हाउ टू मिनिमाइज देम अकॉर्डिंग टू एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये दिक्कत आती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि हमारा मन करता है हम हर चीज़ को पढ़ लें इस जर्नी के दौरान। वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम हर चीज़ पढ़ेंगे ना तो हमें कुछ नहीं याद रहने वाला। तो एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एक चीज़ को मतलब एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 चीज़ को एक बार पढ़ने से ज़्यादा। तो आप क्या करिए कि जो हर टॉपिक में एक ही वो लेके चलिए कि एक ही रिसोर्स आपका होना चाहिए, आपको उसी को ही फॉलो करना है। कोई भी रिसोर्स हो सकता है वो। तो क्या होगा कि आपको जितनी चीज़ें देखनी है उनको इग्नोर करना है। ये भी आपको जर्नी में धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इग्नोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ये आप सोच के चलिए। आपको वहाँ पे प्री में एक कट ऑफ क्लियर करनी है, मेंस में भी स्टैंडर्ड मार्क्स लेके आने हैं, आपको हर जगह फुल मार्क्स नहीं लाने हैं। तो आप सब कुछ मत पढ़िए, रिसोर्सेज को ऐसे ही आप मिनिमाइज़ कर पाओगे। आई डेंट प्रिपेयर फ्रॉम ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर से मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं गोंडा में फर्स्ट ईयर मतलब 2017-18 वहीं पे रही थी पूरे टाइम। फिर मेरा नानी का घर था यहाँ दिल्ली में, तो मैं यहाँ आ गई थी, यहीं रहती थी। फिर मैंने 2020 के अराउंड लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी दिल्ली में। वो भी मेरी लाइब्रेरी ब्रिटिश काउंसिल में पहले होती थी। फिर उसके बाद मेरी सप्रू हाउस में एक लाइब्रेरी है मंडी हाउस में, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से मैंने रह के प्रिपरेशन की है। मैंने ORN में जाके प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की है। बस मैं बुक्स लेने के लिए ORN जाती थी और थोड़ा खाने पीने के लिए मैंने ORN के राउंड लिए होंगे। प्लान बी कब से? देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट्स में प्लान बी बिल्कुल मत रखिए, आप बहुत डाइवर्ट हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी प्लान बी 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद नो डाउट आप सोच सकते हो उसके बारे में, और मैं कहूँगी बिल्कुल सोचना भी चाहिए। और अगर आप जर्नी में अभी नहीं आए हो, स्टार्ट ही करने वाले हो, तो मैं कहूँगी कि आपके पास एक अर्निंग सोर्स होगा ना, तो आपको प्लान बी मतलब आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं रहेगा,
और आपको पैसे की दिक्कत भी नहीं आएगी इस पूरी जर्नी के दौरान। अगर आप स्टार्टिंग अभी आपने जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो एक अर्निंग सोर्स आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। एथिक्स की स्ट्रैटेजी, मैंने एथिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, केस स्टडीज़ देखी, फिर मैंने टॉपर्स की आंसर शीट्स देखी कि टॉपर्स ने किस तरीके से उनको लिखा है। फिर उसके बाद मैंने मार्केट से लुकमान के नोट्स लिए थे, उनको पढ़ा था। और फिर उसके अलावा मैंने एक सी सैट की भी आई थिंक सॉरी सी सैट कह रही हूँ, केस स्टडी की एक बुक थी सॉल्ट, वो ली थी। तो इसके बेसिस पे मैंने अपना एथिक्स का पोर्शन प्रिपेयर किया था। हाउ वाज योर रिजल्ट डे? तो रिजल्ट डे वाले दिन मैंने अपने दोनों प्री मेंस और इंटरव्यू की सारी रिजल्ट्स मैंने खुद नहीं चेक किए थे, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ही चेक करवाया, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी ऑनेस्टली पीडीएफ में अपना नाम देखने की। तो फिर रिज़ल्ट का दिन ऐसा था कि बहुत नर्वसनेस थी, पता चल गया था आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो सुबह से लगे हुए थे कि अच्छा कब आ रहा है कब आ रहा है। फिर जब आया और उस टाइम पे ऐसे सांसें रुक जाती हैं कि अच्छा ठीक है रिज़ल्ट आ गया है। और फिर उसमें नाम धीरे धीरे वो रोल नंबर टाइप करने में भी बहुत दिक्कत होती है। जिसको भी बताया उसने कहा कि फिर अच्छा एक बारी में बता दो जो भी रोल नंबर है। फिर वो बता के चेक किया और जब लिस्ट में वो नाम आ जाता है वो येलो में लिखे, तो वो एक मोटिवेशन का सोर्स मैं आपको कहूँगी कि उस दिन के लिए पढ़ाई करिए कि जब आपको फाइनल लिस्ट में नाम मिलेगा ना, तो अलग ही वो गूज बम्स और वैसा आपको समझ नहीं आएगा अच्छा क्या हो गया, ये हो गया, फाइनली हो गया। तो वो चीज़ें प्रोसेस करना मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ कि अच्छा मेरा रिज़ल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है और मैं लाइव आप लोगों को उसका गाइडेंस दे रही हूँ। तो ऐसा होता है रिज़ल्ट का दिन। मैम दिल्ली जाना नेसेसरी? आई डोंट थिंक दिल्ली जाना अब नेसेसरी है। क्या है कि आप घर रह के पढ़ाई कर सकते हो, आप तो ऑनलाइन सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। पीडीएफ के थ्रू पढ़ना है तो वैसे पढ़ सकते हो, वरना ओआरएन में ही आपके घर के पास अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ओआरएन में ही ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसे बुक्स के हैं दुकानें, वो क्या करेंगे आपके घर पे कुरियर से बुक्स की डिलीवरी करा देते हैं। तो दिल्ली जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। बस इंटरव्यू के टाइम पे क्या करिए, मॉक अगर आपको देना है फिर आप दिल्ली आइए, उससे पहले इतना दिल्ली आने का ज़रूरत नहीं है। लबासना कब जा रहे हो? देखिए वो तो अब डीओपीटी पे है, डिपेंड करता है वो हमें कब का इनविटेशन देंगे। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड या अगस्त में जर्नी स्टार्ट होती है शायद। आपकी बात 12th का एग्ज़ाम दिए, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप कॉलेज में जाएंगे, प्लीज़ कॉलेज की लाइफ को भी डेफिनेटली एंजॉय करिएगा, बिल्कुल ही यूपीएससी की प्रिपरेशन पर मत आइए। एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप यूपीएससी की जर्नी प्लस न्यूज़पेपर आप साथ में कर लीजिए और सिलेबस देख लेंगे तो धीरे धीरे आपका बेस बन जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है क्या मैम? देखिए डेफिनेटली मेरे केस में तो मैं बोलूँगी, अगर मैं अपनी इसको लेके चलूँ तो हाँ, एनसीईआरटीज़ आपका बेस बनाती है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो कि हाँ ठीक है, कुछ तो हमें पता है। फिर उसके बाद चीज़ों को करोगे तो और ईजिली हो जाएंगी। आपको कैसे पता चला कि आपका नाम होली पीडीएफ में है मैम? हाँ डेफिनेटली वो जो लास्ट वाला पीडीएफ होता है उसको होली पीडीएफ बोलते हैं। मुझे मतलब रिजल्ट से पहले पता चला था, तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला था मेरा नाम चेक करने के लिए, उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि मेरा नाम है उस होली पीडीएफ में। नेम ऑफ माई लाइब्रेरी, सी आई वुड रिकमेंड 3 लाइब्रेरीज़। तो मेरा ब्रिटिश काउंसिल पहला एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, उनका एटमॉस्फेयर आई थिंक उनकी 2200 पर ईयर फीस है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो पढ़ने के लिए। उसके अलावा वो सीपी में है। उसके अलावा एक मैक्स मिलर भवन है, वो भी पास में ही है, वो भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक ICWA सप्रू हाउस है यहाँ मंडी हाउस में, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लाइब्रेरी अगर आपको लाइब्रेरी देखनी है तो। 2025 के लिए एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, डेफिनेटली एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे ना तो आपका बेस बनेगा, फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे क्या करना है। इसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या? देखिए डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, इसके लिए ये होगा कि आप दोस्ती करिए, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपको मोटिवेशन वहीं से मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा, खाने पीने जाइए, बस एक टारगेट जो आपने बनाया है वो कवर आपका होना चाहिए, वो भले ही कितने दिन में हो, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से ऐसे ही बचेंगे कि बहुत लिमिटेड लोगों से बात करिए, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए। इस जर्नी में आपको नहीं पता कौन आपको चाहता है कि आपका दिल से एग्जाम निकले, कौन आपकी सक्सेस में खुशी होगा, कौन नहीं होगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करिए कि जितने कम लोगों से का आपका ग्रुप होगा ना, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जो आपके बारे में आपके पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं, उनसे बहुत दूर रहना है आपको इस जर्नी में। विच टेस्ट सीरीज़ यू हैव यूज? देखिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी में 3-4 टेस्ट जो लगाए थे वो मैंने बाला सर के लगाए थे, और टारगेट UPSC का जो संकल्प का मेंस बैच था वो जब ज्वाइन किया था तो उसमें उनकी टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने लगाई थी।
मैम आप आईआईटी से हो, बिकॉज़ आप सब आईआईटी नहीं निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी निकाल रहे हैं। नो डाउट मैथ्स और वो रीज़निंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीसैट में हेल्प मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटीएंस निकाल रहे हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स के बहुत लोग निकाल रहे हैं। इसके अलावा आर्ट्स फील्ड के भी बहुत लोग निकाल रहे हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज़ वेल एज़ लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, कि जब आपका लक साथ देता है ना तो आपका एग्ज़ाम भी निकल जाता है। टाइम टेबल कैसे बनाइए? देख, टाइम टेबल क्या करिए कि आप लिख लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कितनी चीज़ें आपको कितने टाइम में कवर करनी है। मैंने तो महीनों के हिसाब से जीएस 1 2 3 4 किया था कि इतने 2 महीनों में जीएस 1 और 3 हो जाए, 2 महीनों में 2 और 4 हो जाए, और ऑप्शनल भी साइड बाय साइड चले। फिर उस हिसाब से मैंने क्या किया कि बुक्स मतलब अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी और प्रीलिम्स का उस हिसाब से मैंने अपनी वो बनाई थी कि मतलब पेज नंबर वाइज कि इतने दिनों में इतने पेज मेरे कवर हो जाने चाहिए। फिर मेरा टाइम टेबल वैसा रहता था, जिसमें न्यूज़पेपर तो हर दिन रहता ही रहता था। डेली रूटीन वही है कि पढ़ना भी है और लाइब्रेरी आना होता था, और उसके अलावा कि थोड़ा बहुत रील्स में देख लिया कुछ भी, अगर थोड़ा सा 10-15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा पूरे दिन में मिला के, और थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले गए। गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स फॉलो किया था? देखिए मैंने गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट फॉलो नहीं की थी, मैं सिर्फ हिंदू करती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट से ये भी सीख मिली थी कि पीआईबी लोग बोलते हैं करो। मैंने पीआईबी बहुत देखा, हर दिन इतना सारा न्यूज़ आ रहा है, हर दिन इतना सारा आ रहा है, तो आप वो याद नहीं रख सकते हो। तो मेरे लिए क्या हो गया था कि सिर्फ मैं न्यूज़पेपर्स करती थी, और मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स एज सच नहीं फॉलो की। कोई डेटा चाहिए हुआ कभी तो एक दो बार देख लिया होगा किसी लिंक के थ्रू, वैसे एज सच कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी जो मैंने फॉलो की होगी। टारगेट यूपीएससी का संकल्प मीन्स दैट प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिए, मुझे भी ज्वाइन करना है। देखिए मेरा तो अच्छा रिव्यू वहाँ पे था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा, मुझे लगता है सर ने एनालाइज़ किया है एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से। तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इसके उनके लिए, टारगेट यूपीएससी का संकल्प मीन्स बैच के लिए, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा हेल्प तो मिलता ही है वहाँ से। बाकी आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए वो हेल्प देगा। अगर आप बिल्कुल घुस के वहाँ पे जाएंगे तो वो कंटेंट ऐसा होगा कि जो आपके लिए शायद ना वर्क करे, बट मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आंसर कहाँ से चेक करना चाहिए मैम? देखिए प्री के आंसर्स तो आपको यूपीएससी के ही उसमें आंसर सॉल्व आंसर की मिल जाएगी। बाकी मेंस के लिए तो कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर बुकलेट है नहीं कि वो बिल्कुल शॉर्ट वही सही आंसर है। बट मार्केट में आपको हर सारी कोचिंग पब्लिकेशंस के आंसर वो बुक्स मिलेंगी, उनसे आप आंसर्स को देख सकते हो। हाउ टू डील विद डीमोटिवेटिंग पीपल स्पेशली व्हेन दे आर क्लोज फैमिली मेम्बर्स हु कॉल एंड इंस्पेक्ट माई करियर। देखिए इसके लिए फैमिली को प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कि वो दोस्त लोगों को बताएं ना कि आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मैंने बिल्कुल नहीं बताया था इस बार लाइब्रेरी में कि मैं ये अटेम्प्ट दे रही हूँ, ताकि लोगों के क्वेश्चंस ना आए कि आपका अच्छा क्या चल रहा है, प्री कैसा रहा, मेंस कैसा रहा, पूछने आ जाते हैं लोग, वो बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। और ऐसे नेगेटिव लोगों से प्लीज़ अपनी फैमिली को ज़रूर बोलिए कि वो किसी को ना बताएं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। तभी आप इन लोगों से दूर रहोगे, और जितना प्राइवेट हो सकता है एग्जाम लाइफ को रखिए, क्योंकि इस जर्नी में ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि अगर इन केस आपका, जैसे मैं 4 अटेम्प्ट में देखा नहीं निकलता एग्जाम ना, तो लोगों को कहते हैं कि अरे ये तो पढ़ नहीं रही थी, ये है वो है, हमें तो पता था नहीं निकलना है, ऐसा वैसा। और जिस दिन फिर निकल जाता है फिर सबको वो हो जाता है कि अरे हमें तो पता ही था इसका निकलना है। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एज मच एज पॉसिबल। सोर्स फॉर एथिक्स वही है कि लुकमान सर मैंने नोट्स लिए थे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, और टॉपर्स की आंसर शीट प्लस एक केस स्टडी की बुकलेट, इनसे मैंने एथिक्स का सोर्स किया था, और न्यूज़पेपर से जो मटीरियल लगा उसको लिख लिया। करंट अफेयर्स के मैंने सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर किया था। मैम ऑनलाइन क्लास के साथ कैसे करें, या फिर कितना क्लास करना चाहिए एक दिन में? देखिए मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली हैं, तो आई कैन नॉट से श्योरली कि ऑनलाइन क्लास के साथ कैसे करें। बट वही है, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कितने देर में आपका, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लास ही क्लास नहीं करना है कि रिविजन आप ना कर पाओ, तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। सीसैट के लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। प्रीवियस ईयर्स के अलावा मैंने जो क्वेश्चन मतलब यूट्यूब पे ही आप लिखोगे ना, सीसैट की सॉल्व पूरी वीडियोस दिखेंगी, तो उनको भी मैंने देख लिया था एक बार गो थ्रू करने के लिए कि अच्छा इन्होंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया और मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये मेरी सीसैट की स्ट्रैटेजी थी। स्पेसिफिक न्यूज़ चैनल यू वॉच लाइक मैनी से लोकसभा राज्यसभा टीवी? मैंने आई डेंट वॉच एनी स्पेसिफिक चैनल बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सिर्फ मैंने द हिंदू किया था, और वो सारी चीज़ें करके मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था। और यही है मेरा जर्नी का वो एक क्रक्स में यही कि 5 अटेम्प्ट्स थे, बहुत सारे फेलियर्स देखे, बट ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। टचवुड एग्जाम में हो गया सिलेक्शन। किसी भी चैनल को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, और वेरी मच एक सेकेंड। और यूपीएससी टाइम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी से शेयर कर पाऊँ। और फिर प्लीज़ नेगेटिव लोगों से बहुत अवॉइड करिएगा इस जर्नी में। स्टे मोटिवेटेड। 5 साल 6 साल 7 साल हो गए मुझे इस जर्नी में, तो यही समझ में आया कि नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों का साथ लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आपका माइंड जितना अच्छा वर्क करेगा ना, उतना ही अच्छा आप इस एग्जाम जर्नी में कर पाएंगे। सो इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। एक सेकेंड, 2-3 क्वेश्चन और है, आई विल ट्राई कि मैं इनको आंसर कर दूँ।
आपकी CSAT नहीं स्पेसिफिक नहीं, नोट्स कैसे बनाएं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होते हैं? श्री राम कॉलेज स्टीफन संस्थान, यही सुना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक ऐसा है, मेरे हिसाब से हर जगह से सिलेक्शन होते हैं, बस क्या होता है ना कि कुछ जगह का नाम ज़्यादा आ जाता है। देर आर अराउंड 1000+ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेशियो इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, बस क्या है कुछ लोग ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे मत जाइए। और हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे टॉपर्स टॉप होंगे। क्या होता है कि हमने भी दिए हैं, बट आप प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए कि हम वहाँ से पढ़ के आए हैं बच्चे या नहीं, बिकॉज हमने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की, वो लोग भी हमारा नाम यूज़ कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा बैकग्राउंड चेक करके हर किसी टॉपर की बात ना सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कुछ हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया, कुछ अलग से कर दिया अनएथिकल वे में हेल्प। तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ अवेयर रहिए कि हर किसी टॉपर की टॉक को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। अगर वो ये बोल रहा है कि मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत हेल्प मिली, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के उस चीज़ को, एक आपके पास प्रूफ अगर कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ही आप उस चीज़ को फॉलो करिए। क्योंकि ये मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों का करियर बिगाड़ने में, स्पेशली क्योंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं जब उनको नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, एनसीईआरटी को सिंपल शब्द का आंसर में यूज़ कर बिल्कुल कर सकते हैं आप। सिंपल शब्द में जितना लिखेंगे देखिए उतना ही बेटर होगा, बस आपके आंसर्स में की पॉइंट सारे होने चाहिए और ग्रामर ठीक होगी, तो सिंपल जितना होगा वो सही है। ठीक है, ओके देन। एनी मेंटोरशिप सजेशन? आई थिंक अभी तो यूट्यूब है, उसके थ्रू आप सारा कर लीजिए। आपको एंड में तो खुद के मेंटोर खुद ही होंगे। बाकी आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो आपको लग रहा है कि हाँ ही और शी इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो उससे आप मतलब साथ रखिए और इससे आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। नो, आई वॉजेंट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट एज सच। मेरा बस टारगेट यूपीएससी में मैंने संकल्प का मेंस बैच ज्वाइन किया था, और बाकी जहाँ पे लोग मॉक दिए हैं 3-4 इंस्टीट्यूट्स में वो है, उसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं था। ठीक है, तो प्लीज़ सारी चीज़ें देख के करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे दोस्त अभी मिले तो उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने नहीं पढ़ा, वहाँ पे भी नाम यूज़ कर लिया। तो सारी चीज़ें देखिए, क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट आपको पैसे भी देंगे और बहुत सारे रिजल्ट के बाद चीज़ें पता चलती है कि अच्छा आपसे ये भी करवाया वो भी करवाया। तो हर जगह लोग मना करते हैं, कुछ लोग होता है कि ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ देखते देखते अपना वो बनाइएगा कि कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से और किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं चाहिए। बुक्स वर्सेज नोट्स, देखिए मैंने एंथ्रो के लिए अपने ऑप्शनल के लिए नोट्स लिए थे, बाकी जगह मैंने बुक्स यूज़ की थी। तो दोनों ही हैं, जो भी करिए बस एक ही सोर्स रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यू आर द मोस्ट जेन्युइन टॉपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सर्विस करूँ तो वही है कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट। अभी नया बैच जो आ रहा है ना, वो ऑनेस्ट रहेगा तो ही इस देश का कुछ अच्छा बहुत भला हो सकता है। टारगेट यूपी से अंकल मेरे लिए तो अच्छा था, मतलब मुझे हेल्प मिली है नो डाउट वहाँ से, कि आपको ना क्या होता है एक कंटेंट मिल जाता है, थोड़ा सा हेल्प करेगा। सभी विषय रोजाना पढ़ते थे, सभी विषय में मतलब तो सभी तो नहीं, लेकिन 3-4 विषय तो डेली करती थी, एक विषय में पूरे दिन नहीं कर सकती। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है मैम, तो मुझे भी डर, प्लीज़ डरिए मत, ये सारे मतलब दिमाग में आती हैं चीज़ें। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लगता था यहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं, आईआईटी से ज़्यादा आते हैं, इस फील्ड से ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है। क्या होगा कि आप जब प्रिपरेशन, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? बिकॉज आई थिंक आई विल बी एंडिंग इट इन अ वाइल। ओके देन, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। टारगेट यूपीएससी प्री के बाद ज्वाइन किया था, ये yes, मैंने प्री के एग्जाम देने के बाद आई थिंक मेंस से के रिजल्ट के टाइम पे इसको ज्वाइन किया था, टारगेट यूपीएससी का बैच। आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आप प्लीज़ टॉपर्स की बुकलेट देखिए, उससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। आईएएस से आईपीएस मोस्ट डेफिनेटली देखिए, मेरे पास तो मुझे लगता है जहाँ तक इसका आंसर कुछ 2 महीने में आ जाएगा। आई एम होपिंग फॉर आईएएस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Can I do preparation at home with job? Definitely you can do preparation at home with job. It's all possible because of the online content you are getting now. तो हो सकता है, पॉसिबल है ये। स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाइए बाद में, देखिए मैंने तो नहीं बनाए थे, लेकिन बनाने हैं तो पहले तो 1-2-3 बार बुक्स पढ़ लीजिए, फिर नोट्स बनाने की तरफ जाइए। पीएमएफ आईएएस तो मैंने सुना नहीं है, मैंने तो शंकर आईएएस किया है, सो आई एम नॉट श्योर, तो मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। जीरो से स्टार्ट कैसे करें? जीरो से स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ एनसीईआरटीज़ पढ़िए, नोट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपका जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। आंसर राइटिंग शुरू की थी खुद से करने के बाद टॉपर्स की बुक देखी, फिर उससे ही करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आपके लिए जो आपको सही लग रहा है, दोनों ही ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही होगा कि वहाँ पे जाके आपके दोस्त वगैरह मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप खुद अलूफ रहोगे, वहाँ पे जाके बस ये डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप वॉज आंसर राइटिंग, वॉज कि एक बार क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, कुछ भी लिखा, बस लिखा। तो जिस दिन आप पेन उठा के पहला आंसर लिखोगे तो वहीं से आपका आंसर राइटिंग का स्टेप बन जाएगा।
आंसर में कंक्लूजन कैसे लिखें? आंसर में कंक्लूजन एक लाइन में लिखिए, पॉजिटिव रखिए। फॉर एग्जांपल आप लिख दीजिए कि एंड आई थिंक दिस विल हेल्प इन डूइंग दिस थिंग समथिंग समथिंग लाइक दैट, कि आपने देखा कोई स्कीम है तो आपने लिखी दिस स्कीम कैन हेल्प अस इन द पॉजिटिव वे फॉर श्योर, बिकॉज इस आर्टिकल में ये मेंशन है या कुछ है, उस तरीके से आंसर राइटिंग को एंड कर दीजिए। बस एक लाइन में अपना पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम लिमिट भी देखनी है। कंटेंट मिलेगा ऑनलाइन आपको, देखिए किसी भी टॉपिक के आगे यूपीएससी लिख देंगे, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा गूगल पे। मेरा इंग्लिश मीडियम था। फेलियर को फेस करना है तो बस ठीक है, रियलाइज़ करो, 2-3 दिन प्लीज़ बुरा लगेगा और उसको एक्सेप्ट भी करो, उस चीज़ को फेस करो। रो भी लो, रोना आ रहा है तो मैंने तो रोया भी था। तो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद धीरे धीरे फेस करोगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे, दोबारा दे देंगे। ऐसे करते करते फेलियर का एक्सेप्ट करो। ज़ीरो से वही वैसे ही स्टार्ट होगा कि आप एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर्स इनको करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा। ओके देन मैम, हाउ मेनी मंथ्स डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड फॉर आंसर राइटिंग? 3-4 मंथ्स तो होने चाहिए आंसर राइटिंग के लिए मिनिमम। मंथली मैगजीन मैंने तो नहीं की थी, तो मैं नहीं बता सकती। कुछ लोगों ने की भी है, तो दोनों तरीके के लोग हैं जिनसे मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करोगे तो ही हो जाएगा और करोगे तो नहीं होगा। तो दोनों तरीके के लोग हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को करना चाहते हो। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। स्पेशल थैंक्स टू यूपीएससी टाइम्स। और उसके अलावा बाकी कोई क्वेरीज़ हैं तो सोशल मीडिया हैंडल मेरा है 50kalhans_07, वहाँ से आप कनेक्ट करके आप मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।